प्रभातम छात्रों, आज हम संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। संधि क्या है, ये शब्द कैसे बना है, इसके कितने भेद है, इसकी क्या परिभाषा है, भेद के कितने भेद है, वो सारा हम पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको जो संधि पद है उसकी उत्पत्ति बता देता हूँ कि संधि पद कैसे बना है, किन शब्दों के योग से बना है। जब हम कोई भी शब्द लिख रहे हैं वो भी किसी के योग से बना है। किन वर्णों से बना है, तो हम देख रहे हैं कि संधि किन से बना है। संधि सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जो संधि शब्द है उसका सामान्य अर्थ होता है मिलाना, जोड़ना या योग करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि किन किन शब्दों से योग से बना है। संधि सम है उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय। पहला शब्द कौन सा हो गया? सम उपसर्ग। दूसरा है धा धातु हो गया। और तीसरा शब्द है की अर्थात प्रत्यय। इन तीनों के योग से संधि बनी है। सम उपसर्ग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यांत निष्पद्धते संधि इति। अर्थात सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय के योग से संधि बनी है। यानी जो संधि है उसकी परिभाषा क्या है वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है, तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को यहां से उतारना है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, इसकी परिभाषा दो तरीके से है, दोनों यहां लिखेंगे। द्वयो वर्णयो परस्पर है मेलनम जायते तत् संधि कथ्यते। तो विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा क्या हो गई? दो वर्णयों परस्पर मेलनम जायते तत् संधि कथ्यते। अब इसकी दूसरी परिभाषा है पर है सन्निकर्ष है। सन्निकर्ष है संहिता। पर है सन्निकर्ष संहिता। इसमें जो संहिता आया है वही संधि है। इसमें जो संहिता आया है वही संधि, अर्थात संधि का दूसरा नाम क्या है? संहिता। लेकिन ये संहिता किनकी होती है? संहिता किसे कहते हैं? परः सन्निकर्ष संहिता वर्णों की अत्यधिक निकटता के कारण उन्हें मिलाया जाता है, और मिलाने पर जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है वही संधि कहलाती है। ये भी संधि की परिभाषा है, इसको भी हम लिख सकते हैं। तो संहिता किसे कहते हैं? संहिता, इसमें जो संहिता है वो कि, लेकिन जो शब्द यहाँ पर आया है संहिता के बारे में कहते हैं दो वर्णों के
परस्पर निकटता व समीपता के कारण जो परिवर्तन होता है वह संहिता कहलाती है। तो इसकी परिभाषा हिंदी में भी लिख लेंगे। दो वर्णों की परस्पर निकटता व समीपता से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल को भी संधि कहते हैं। अर्थात यहाँ पे कहा जा सकता है कि दो वर्ण कौन कौन से दो वर्णों को मिलाया जाता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण जहां पर आप प्लस का चिन्ह लगाते हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण को मिलाया जाता है। यानी हम जो विच्छेद करते हैं उसके बीच में जो चिन्ह लगाते हैं प्लस का अर्थात धन का चिन्ह लगाते हैं, और विच्छेद से पहले वाला शब्द क्या कहलाएगा? पूर्व शब्द। और विच्छेद के बाद वाला शब्द क्या कहलाएगा? पर शब्द। यानी कहने का मतलब है कि जब दो वर्णों को परस्पर निकटता के कारण और समीपता के कारण जब उनको मिलाते हैं और उनको मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो परिवर्तन होता है, वही संधि कहलाती है। जब हम इसके आगे भेदों को पढ़ेंगे, भेदों के भागों के बारे में बात करेंगे, तो इसके भेद कितने हैं वो देखते हैं। तो आप यहां तक इसको कॉपी में उतार सकते हैं, उतार लीजिए। हम पढ़ेंगे अब संधि के भेद। संधि के भेद पढ़ने से पहले एक बार फिर पुनः बता देता हूं मैं। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। अब हम देखते हैं संधि के भेदों के बारे में। संधि के कितने भेद होते हैं वो यहाँ पे देखेंगे और आप सबको उनको समझना है और उतारना है। संधि त्रीणि भेदा संति। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है अर्थात प्रथम है स्वर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर के बारे में कि स्वर को और कुछ भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? स्वर को अच भी कहा जाता है, इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। दूसरी है व्यंजन। व्यंजन संधि को क्या कहा जाता है? हल। और तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो ये संधि के तीन भेद है। पहला है स्वर अच संधि, व्यंजन हल संधि, विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं उसके बारे में आप जानकारी करेंगे। स्वर जब दो स्वरों को आपस में मिलाते हैं, अर्थात उनका मिलान करते हैं, वह स्वर संधि कहलाती है।
तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। स्वर संधि, स्वर अच संधि, इसकी परिभाषा लिखेंगे। यदा है द्वयो, यदा है द्वयो स्वरयो, स्वरयो है परस्परम, यदा द्व स्वरयो परस्परम मेलनम, परस्परम परस्परम मेलनम, परस्पर मेलनम जायते, परस्पर मेलनम जायते तत् स्वर संधि कथ्यते। कथ्यते यानी जब दो स्वरों के परस्पर मेल होता है वही स्वर संधि कहलाती है। हिंदी में भी परिभाषा लिख लेंगे। जब दो स्वरों का परस्पर यानी आपस में परस्पर मेल होता है वही स्वर या अच संधि कहलाती है। स्वर संधि किसे कहते हैं? यदा द्व स्वरयो परस्पर मेलनम जायते तत् स्वर संधि कथ्यते। जब दो स्वरों का परस्पर मेल होता है वही स्वर संधि कहलाती है। तो इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे, फिर स्वर संधि के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेदों के बारे में। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। कक्षा 6, 7, 8 में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 7 भेदों का अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि के 7 भेद। स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। कक्षा 10 में 8 भेदों के बारे में बताया गया है कि स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। तो पहला है दीर्घ, अच स्वर संधि। स्वर संधि का जो पहला भाग आता है वो आता है दीर्घ अच स्वर संधि। दूसरा भाग है गुण अच स्वर संधि। तीसरा भाग है वृद्धि अच स्वर संधि। चौथा भाग है
यण अच स्वर संधि। पांचवा भाग आता है अयादी। अच स्वर संधि। और छठा भेद आता है पूर्व रूप अच स्वर संधि। और सातवां भेद आएगा पररूप अच स्वर संधि। तो विद्यार्थियों, ये स्वर संधि के भेद है। पहला है दीर्घ अच स्वर संधि, दूसरा है गुण अच स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि अच स्वर संधि, चौथा है यण अच स्वर संधि, पांचवा है अयादी अच स्वर संधि, छठा है पूर्व रूप अच स्वर संधि और सातवां है पररूप अच स्वर संधि। ये स्वर संधि के भेद है। आपने पिछली कक्षाओं में भी इनका अध्ययन किया होगा। तो अब हम पहली वाली जो संधि है, स्वर संधि का जो पहला वाला भाग है, उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दीर्घ अच स्वर संधि। आप इसको उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिए। दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, जो स्वर संधि का पहला भाग है। दीर्घ अच स्वर संधि। दीर्घ अच स्वर संधि, इसका सूत्र है अक है सवर्ण दीर्घ है। अक है सवर्ण दीर्घ है। जब हस्व या दीर्घ, इसकी परिभाषा लिखेंगे। जब हस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ, जब हस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ री स्वर वर्णों के बाद, स्वर वर्णों के बाद, स्वर वर्णों के बाद यही वर्ण आए तो, स्वर वर्णों के बाद यही वर्ण आए तो इनके स्थान पर क्रमशः, इनके स्थान पर क्रमशः आ, बड़ी, उ और री हो जाते हैं, हो जाते हैं, उसे दीर्घ अच स्वर
संधि कहते हैं। एक बार पुनः देखेंगे। दीर्घ अच स्वर संधि। अकः सवर्ण दीर्घ। अक अक प्रत्याहार होता है। अक में ये वाले स्वर आते हैं अ ई उ और री। अकः सवर्ण दीर्घ है। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के अक या दीर्घ स्वर में अ ई उ री स्वर वर्णों के बाद यही स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः आ ई उ री दीर्घ स्वर हो जाते हैं। उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब इसको सारणी के माध्यम से भी हल करेंगे। अब हम सारणी बनाएंगे इसकी। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे अक है। अक। अब अक में कौन कौन से स्वर आते हैं? अ ई उ और री। अक में अ ई री उ री। अब सवर्ण। ऊपर परिभाषा में लिखा गया था कि अ ई उ री के बाद कोई सा भी स्वर मतलब ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो भी क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो अ या आ, अ या आ, छोटी ई बड़ी उ उ और री या री। दीर्घ यहां पे आ जाएगा दीर्घ। आ ई उ री। आ ई उ री। आ के बाद आ या आए तो आ हो जाएगा। ई के बाद ई और ई आ जाए तो बड़ी हो जाएगी। उ के बाद उ या उ आए तो उ हो जाएगा। री के बाद री या री आए तो री हो जाएगा। ये सारणी थी। आप इसके माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं और लिखने के माध्यम से भी इसको भी याद कर सकते हैं। तो अब इसके उदाहरण के माध्यम से इसको हल करेंगे। उदाहरणों को देखेंगे। ये आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। अब इसके उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण अ या आ। अ या आ प्लस यानी प्लस को धन भी कहा जाता है के बाद अ या आ है तो बराबर आ हो जाता है। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं। विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। प्रथम शब्द का दूसरा वर्ण जिसमें ध्वनि आ रही है आ की। इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। इधर स्वर है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी की ध्वनि नहीं आती है और व्यंजन हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनमें स्वरों की ध्वनि आती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? आ। दोनों स्वर मिलकर बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे बनेगा विद्यालय। विद्यालय। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं। हिम प्लस आलय।
हिम, मा में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। और उधर आ, चाहे इधर आ जाए, छोटा आए या छोटी आए, कोई भी आए, लेकिन बड़ा स्वर उधर हो जाएगा। आ के बाद आ या आए तो भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो दोनों का को मिलाने पर हिमालय। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। धा में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। और इधर अ, दोनों को मिलाने पर आ, तो क्या बनेगा यहां पे? विद्यार्थी। अब मैं यहां पे कुछ उदाहरण लिख रहा हूं जिनको आपको हल करना है। आप उनको घर पे हल करोगे। ये सब और आ वाले उदाहरण के उदाहरण है। पाठ प्लस आरंभ। देव प्लस आलय। दीर्घ संधि के आगे वाले उदाहरण। ई वाले, ई या ई के बाद ई या ई आए तो दीर्घ ई हो जाती है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दीर्घ ई हो जाती है। तो इसका पहला उदाहरण है श्री प्लस ईस। यथा श्री प्लस ईस है, श्री प्लस ईस है तो इसका हो जाएगा श्री। श्री में दीर्घ ई और इधर भी दीर्घ ई, दोनों दीर्घ ई को मिलाने पर भी दीर्घ ई हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा, इसकी संधि हो जाएगी श्री सह। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण लेंगे, इति प्लस इव। इति प्लस इव, इसमें ई की ध्वनि आ रही है, ह्रस्व ई की, और इधर भी ह्रस्व ई आ रही है, तो दोनों को मिलाने पर दीर्घ ई हो जाती है। तो इसकी संधि हो जाएगी इतिवा। इसकी संधि क्या हो जाएगी? इतिवा। अगला उदाहरण लेते हैं, सती प्लस ईस। सती प्लस ईस, तो इसमें ह्रस्व ई और इधर दीर्घ ई, संधि करने पर सतीश। इसके भी दो उदाहरण आपको हल करने हैं, वो मैं यहां लिख रहा हूं। उदाहरण है
रवि प्लस इंद्र। अब जैसे आप इसको आपको हल करना है रविंद्र वाला। दूसरा है रवि परी प्लस इक्षा। परी प्लस इक्षा, दोनों को आपको हल करना है। अब आगे वाला उदाहरण पढ़ेंगे उ वाला। उ, हस्व उ और दीर्घ उ के बाद हस्व उ और दीर्घ उ आए तो दीर्घ उ हो जाता है। इसका उदाहरण है विष्णु प्लस उदय। विष्णु प्लस उदय है। विष्णु उ में छोटा उ और उधर भी मतलब हस्व उ, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? दीर्घ उ। संधि करने पर विष्णु दय है। क्या बन जाएगा? विष्णुदय। उसी क्रम में भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय का क्या बन जाएगा? भानुदय। इसमें किसकी ध्वनि आई थी? उ की। और उधर कौन सा स्वर है? हस्व उ। उसी क्रम में वधु प्लस उत्सव। वधु प्लस उत्सव है। इसमें उ इनकी संधि करने पर वधुत्सव है। उ या दीर्घ उ के बाद हस्व उ या दीर्घ उ आए तो दीर्घ उ हो जाता है। विष्णु प्लस उदय, इसमें हस्व उ की आवाज आ रही है और इधर हस्व उ है, दोनों का मिलान करने पर दीर्घ उ हो जाता है। तो क्या बनेगा? विष्णुदय। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। भानु प्लस उदय भानुदय। ये तीनों उदाहरण उ वाले उदाहरण थे। अब आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे री वाले उदाहरण। हस्व री, दीर्घ री। दीर्घ री। पितृ प्लस ऋणम। पितृ प्लस ऋणम। पितृ ये हस्व री है और उधर भी हस्व री आ रही है, दोनों को मिलान करने पर ये दीर्घ री हो गई। तो ये दीर्घ री हो गई पितृणम। उसी क्रम में मातृ प्लस ऋणम। मातृ प्लस ऋणम, इसमें री और इसमें भी छोटी री अर्थात हस्व री। तो इसका हो जाएगा दीर्घ री। संधि करने पर मातृणम। उसी क्रम में कुछ उदाहरण आपको हल करने हैं। होत्र प्लस ऋकार है। यह आपको हल करके देखना है, होत्र प्लस ऋकार वाला। और अगला है कृत्र प्लस ऋणी।
कत्र प्लस ऋणी। कत्र ऋणी, ये दोनों उदाहरण आपको हल करने हैं। अगर इस वाले में आपको परेशानी आ रही हो तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं, ऐसे भी हल कर सकते हैं, और इसमें से री की ध्वनि आ जाएगी और इधर ये री हो जाएगा। दोनों को मिलान करने पर दीर्घ री हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा कत्रणी। ठीक है, ये तो दीर्घ संधि के उदाहरण थे और दीर्घ संधि की परिभाषा हमने पढ़ी है। अब इसके बाद वाली